हाय फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है वो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ एक आधा क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट दिस, कि आप पहले ना इलस्ट्रेशन 13 की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख लो। ठीक है। उसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग का। वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे बहुत अच्छे से। तो वो आपको समझ जाएगा ना, तो ये उसमें थोड़ा जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले ना मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता है, आपको पता होगा डीकमीशनिंग का। लेकिन अगर चेंज होता है डीकमीशनिंग में, उसमें हमें क्या करना पड़ता है वो मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंपनी ना पीपीई को रिकॉर्ड करती है दो दो में से एक मॉडल पे। ठीक है, या तो कॉस्ट मॉडल पे या तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अगर कॉस्ट मॉडल रहता है ना, और हम हमारा जो प्रोविजन है वो कम होता है या बढ़ता है, तो वो कहाँ से एडजस्ट होता है? वो कॉस्ट ऑफ द असेट से एडजस्ट होता है, असेट की कॉस्ट से। ठीक है। अगर इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो प्रोविजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर प्रोविजन बढ़ता है, प्रोविजन बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो बताओ आप, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटी बढ़ानी है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है, तो प्रोविजन क्रेडिट होगा। और अगर कॉस्ट बढ़ानी है, प्रोविजन बढ़ेगा तो एसेट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट होता है। तो कॉस्ट बढ़ानी है एसेट की, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो पीपी डेबिट होगा इस वजह से। अभी आप इसका उल्टा कर दो, जब प्रोविजन कम होगा तो प्रोविजन डेबिट होगा और पीपी क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल था। अभी रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है? रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर हमारा प्रोविजन कम होता है या बढ़ता है, तो वो रिवैल्यूएशन गेन और लॉस से एडजस्ट होता है, जो हमने पहले बुक किया हुआ है, या फिर वो मैं बाद में बताती हूँ। गेन या लॉस से बस आप याद करो कि एडजस्ट होता है। ठीक है। अगर, अच्छा, ये वाला बताओ, गेन अगर होता है ना, तो वो ओसीआई में जाता है, एनआर में, इंडेस में 16 में जाता है। ठीक है, इंडेस 16 में, एनआर में जाता है, वो आपको पता होगा। और लॉस रहता है तो वो पीएनएल में जाता है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। इन केस प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो रहा है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लायबिलिटी बढ़ानी है तो वो क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट में क्या आएगा? पीपी से एडजस्ट होगा क्या? नो, पीपी से एडजस्ट नहीं होगा, वो उसकी कॉस्ट से एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस जो भी रहेगा वहां से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है, मतलब कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लॉस बढ़ रहा है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होगा। और इन केस ऑफ जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है प्रोविजन, वहां पे हमारा कहीं ना कहीं गेन हो रहा है, तो प्रोविजन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसे डेबिट करेंगे और गेन के सामने बुक करेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक का। अभी मुझे एक और कॉन्सेप्ट बताना था, कि जहाँ पे कंपनी, समझो ये ईयर 1 है, ईयर 3 है, ईयर 5 है। इस केस में क्या होता है, कंपनी है ना फेयर वैल्यू करती है ईयर 3 में, वहां पे इनका गेन या लॉस, चलो गेन पकड़ते हैं, 5000 आता है। ठीक है। और ईयर 5 में ये यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में है, सब सब ठीक है, ओसीआईएनआर सब सब ठीक है। ईयर 5 में क्या होता है? ईयर 5 में यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस आता है, जो है कि 8000 है। तो पता है क्या होगा? पहले ये 8 का 8000 डायरेक्टली हम पीएनएल में नहीं डालेंगे, लॉस है तो। पहले जितना रिवैल्यूएशन गेन आया है ना 5000, वहां से डिक्रीज होगा। तो ये 8000 में से 5000 जो पहले रिवैल्यूएशन गेन है वहां से डिक्रीज होगा, बाकी जो 3000 है वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है। ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा है, वो मुझे सिर्फ बताना था क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में वो काम आएगा। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ओके। एन एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट and a related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1st April 2011. ठीक है. The plant has a useful life of 40 years. Depreciation के लिए काम आएगा. Its initial cost was 1,20,000. ये भी ध्यान देना है initial cost कितनी है. This included an amount of included ये ध्यान दो included an amount of decommissioning cost 10,000 which represented 70,400 in estimated cash flows payable in 40 years. अभी देखो इसमें क्या बोला है decommissioning होगा 70,400 का जो ये 40 years के बाद इनकर करना है मतलब इसको डिस्काउंट किया हुआ है डिस्काउंटेड एट द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ 5%. डिस्काउंट यहाँ पे किया हुआ है मतलब ये जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है जो कि इंक्लूड है ये ध्यान देना कब हमेशा कॉस्ट में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग इंक्लूड करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है ओके. The entity's financial year ends on 31st March. Assume that a market-based discounted cash flow valuation of 1,15,000 is obtained at 31st March 2004. Market-based discounted cash flow valuation. Blah 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 blah. इसका मतलब क्या हुआ फेयर वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट इसका मतलब सिंपल सा है फेयर वैल्यू किया एट दी कभी किया है 31st मार्च 2004 में ठीक है कितना है 1,15,000 बट अभी हम कहाँ पे है अब 2001 में 2011 में चलो और ये है 2014 का 3 साल के बाद किया हुआ है ना आफ्टर 3 years तो 3 years का हम पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे चलो यहाँ तक पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन देन वी विल प्रोसीड विथ लेट ओके तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले पहले पीपी की कॉस्ट एज ऑन अप्रैल 2011 1 अप्रैल 2011 को पीपी की कॉस्ट है 1,20,000 परफेक्ट लाइफ कितनी है 40 years लाइफ है अभी इसमें कुछ भी पीवी की डिकमीशनिंग का ऐड नहीं करेंगे इंक्लूड किया हुआ है 10,000 तो वो ऐड नहीं किया डायरेक्टली अभी हमें अगर 31st मार्च 14 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा तो लेस 3 years depreciation 1,20,000 into 3 डिवाइड बाय 40 ठीक है कितना आएगा 9,000 आएगा लेस किया 1,11,000 आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे मेरे पास निकले हुए आंसर्स आपको चाहिए तो आप एक बार कैलसी में चेक कर लो ठीक है उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन क्या बोला है आफ्टर डिडक्शन of allowance of 11,600 for decommissioning cost, which represents no change in original estimate after unwinding of 3 years. ठीक है अभी यहाँ बोला है कि यहाँ पे क्या था इंक्लूड किया हुआ था ये वाला याद है इंक्लूड किया हुआ था यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है अगर पहले इंक्लूड किया है हमने डिकमीशनिंग का अमाउंट तो यहाँ भी इंक्लूड करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे हम इंक्लूड करके फेयर वैल्यू कंपेयर करते हैं ठीक है तो 31st मार्च 2011 14 सॉरी फेयर वैल्यू कितनी है हमारी फेयर वैल्यू थी 1,15,000 प्लस 11,600 ठीक है क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू इंक्लूड की तो हमारा कितना आंसर आता है 1,26,600 अभी आप इसको कंपेयर करोगे
तो कितना हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कितना हमारा गेन आ रहा है, 15,600 का हमारा गेन आ रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, मैं आपको बैलेंस शीट में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या अमाउंट किधर जाएगा, तो आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, असेट है, नॉन करंट एसेट में पीपीई आएगा इतना 1,26,600। उसके बाद लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, इक्विटी में, अदर इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस 15,600 कहाँ से आया, जो हमारा ये गेन हुआ। ठीक है, और फिर लाइबिलिटी, उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग, उसमें 11,600 कहाँ से आया ये वाला अमाउंट, ये वाला प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग। ये जो बैलेंस शीट है वो है 31 मार्च 14 की। ठीक है, तो इसलिए 11,600। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने फेयर वैल्यू वगैरह सब देख ली। अब क्वेश्चन में आगे क्या बताया है वो देख लेते हैं। आफ्टर अनवाइंडिंग ऑफ 3 इयर्स, ठीक है, ये जो अमाउंट है वो अनवाइंडिंग के बाद 3 इयर्स, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, 10,000 में आप 3 इयर्स का अनवाइंडिंग करोगे, 5% से ऐड करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल ये 10,000, इसमें अनवाइंडिंग करोगे 3 इयर्स का 5% से, तो आपका 11,576 कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट, बट यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है ICAI ने, और जो अमाउंट ICAI ने दिया है वो यूज करना है। ठीक है, ओके। On 31st March 2015, the entity estimates that as a result of technological advances, the present value of decommissioning liability has decreased by 5,000. Decreased by 5,000 मतलब अभी वही कॉन्सेप्ट आया है जो मैंने बोला आपको कि इलस्ट्रेशन 13 में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे क्या है ना, अगर आप 2014 का एंड देखोगे, 2014 एंड में जितना प्रेजेंट वैल्यू था और उसके बाद जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस वो 5,000 है। फॉर एग्जाम्पल अगेन, एक मैंने यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन 19 है, हाँ, ये इलस्ट्रेशन मैंने 13 बताया हुआ है। हाँ, ये देखो, यहाँ पे ईयर 4 में कैसे था, ईयर 4 में का प्रेजेंट वैल्यू और ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू और न्यू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उनका डिफरेंस फेयर वैल्यू करने के बाद का जो डिफरेंस है वो है 1.88। उतना जो ये है इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, ये वाला जो वहां पे बोल रहे थे ना डिक्रीज्ड बाय 5,000, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन 1.88 है। तो वो डायरेक्ट अमाउंट यहाँ हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन में निकाला हुआ है, बट वहां पे डायरेक्टली वो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मुझे सिर्फ बताना था। तो यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, तो वो कैसे करेंगे, चलो पहले मैं सॉल्व करके बताती हूँ यहाँ तक कैसे आएगा, फिर हम देखते हैं। तो अभी कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल 2014 में कितना है, 1,26,600। अभी लाइफ कितनी बची है, 37 इयर्स। इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि हमें जाना है 31 मार्च 2005 का 5 तक। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 ईयर का 3,422।
ठीक है, ये तो आपको अमाउंट समझेगा ना 37, 1 ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा डिवाइड बाय 37 करोगे तो। अभी कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 15 को आएगी आपकी 123,178। अभी हमें लिखनी है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू 31 मार्च 15 को कितनी आएगी? अभी सबसे पहले तो आपको एक अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे देखेंगे बताती हूँ मैं। The entity decides that a full valuation of the asset is needed at 31st March 15. In order to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair value, the asset is now valued at 1,07,000। ठीक है, ये फेयर वैल्यू दी हुई है आपको। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू लिखनी है जो दी हुई है, प्लस अभी आप बोलोगे इसमें प्लस क्या होगा। अभी आप याद करो, मैंने बताया था ये 5,000 का जो डिकमीशनिंग का अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बट देखो ये 5,000 का जो अमाउंट है इसमें अनवाइंडिंग भी तो होगा, करेक्ट। उसमें अनवाइंडिंग नहीं किया हुआ है तो उसको हमें अनवाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते। तो अभी हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, या फिर ये देखो प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग, उसमें 31 मार्च 14 को 11,600, उसमें 1 ईयर का अनवाइंडिंग होगा। कितने परसेंट से? 5% से। अब 5% ऐड करोगे तो उसमें कितना अमाउंट आएगा? 12,180। आप कैलसी पे करके देखो, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया, क्या बोला है उसमें, कितना अमाउंट हमें डिक्रीज करना है? 5,000। तो डिक्रीज इन प्रोविजन 5,000 डिक्रीज किया 7,180, आपका आ जाएगा रिवाइज्ड डिकमीशनिंग का अमाउंट का जो प्रोविजन है, ठीक है। ये अनवाइंडिंग नहीं किया हुआ था 11,600 में, तो हमने 1 साल का अनवाइंडिंग किया, उसके बाद हमने 5,000 डिक्रीज किया, क्योंकि आप 5,000 किस में आप डिक्रीज करोगे, राइट। आप 11,600 1 साल पहले का अमाउंट है, आज के अमाउंट में आपको डिक्रीज करना है ना। तो इसमें हम जैसे हमने देखा 7,180 वाला अमाउंट करेंगे ऐड, और फिर आपका अमाउंट अभी आएगा 1,14,180। अभी ये अमाउंट फेयर वैल्यू जो है वो कम हो रही है, प्रोविजन हमारा कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, इसको हम पहले जितना रिवैल्यूएशन गेन आया है जिस एक्सटेंट तक, उस एक्सटेंट तक हम उसको वहां से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, तो उसकी ना एक हम पहले यहाँ पे एंट्री मैं भूल गई बताना, एंट्री वो अब मैं बैलेंस शीट में बताती हूँ आपको कैसे करना है, पहले मैं एंट्री बता देती हूँ। जर्नल एंट्री क्या आएगी? रिवैल्यूएशन लॉस ओसीआई एनआर में जाएगा 8,998, ठीक है, टू पीपी, क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है ना पीपी की, तो उसके लिए पीपी का डेबिट बैलेंस होता है, असेट है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कॉस्ट कम करने के लिए, बाकी जितना आया वो लॉस में जाएगा, ठीक है। अभी हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, सिंपल सी है बैलेंस शीट, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे उसमें से टू द एक्सटेंट कैसे हम एडजस्ट करेंगे। अभी ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है 31 मार्च 15 का, उसमें असेट्स
नॉन करंट एसेट पीपी कितना था आपका लेटेस्ट वैल्यू 1,14,180। उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें इक्विटी, उसमें अदर इक्विटी, रिवैल्यूएशन, सरप्लस। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 15,600 आपका जो प्रीवियस अमाउंट था, करेक्ट। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये 15,600 हमने पहले डाला हुआ था, गेन था। उसमें हमारा ये गेन हुआ, हमारा लॉस। देखो प्रोविजन कम हुआ तो हमारा गेन हुआ, प्रोविजन कम हुआ ना यहाँ पे 5,000, तो हमारा गेन हुआ, तो वो हम गेन ऐड करेंगे। और हमारा यहाँ पे लॉस हुआ, कौन सा लॉस, ये 8,998, तो वो हम लॉस डिक्रीज कर देंगे। तो कितना बचेगा, 11,602, करेक्ट। उसके बाद बचेगा हमारा लायबिलिटी, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, जो मैंने बताया था आपको, जो पहले आप इलस्ट्रेशन 13 देखोगे ना और क्लैरिटी आएगी, या देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ठीक है, उसमें हमारा 7,180 जो ये वाला प्रोविजन है। बस इतना ही सम था। अगर आपको रिवाइज करवा दूं ना, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि 40 इयर्स की लाइफ है एसेट की, इनिशियल कॉस्ट जो है 1,20,000 है, उसमें 10,000 इंक्लूड किया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, 5% से उसका डिस्काउंटेड रेट करके निकाला हुआ है। फेयर वैल्यू करनी है 2014 में 1,15,000, जिसमें 11,600 इंक्लूड नहीं किया हुआ है, वो हम ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। 1,20,000 उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया 2014 तक का। उसके बाद उसमें फेयर वैल्यू के लिए हमने क्या किया, जितना अमाउंट फेयर वैल्यू का दिया हुआ था उसमें डिकमीशनिंग ऐड किया, तो हमारा इतना अमाउंट आया। जो अमाउंट बढ़ा है, ठीक है, वैल्यू बढ़ी है, हमारे पीपी की वैल्यू बढ़ी है, तो हमारा गेन हुआ, ठीक है। उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। अभी आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 इयर्स के बाद, नो सॉरी, हाँ, उसके बाद 2015 में प्रेजेंट वैल्यू जो डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी थी वो 5,000 से कम हो गई। लाइबिलिटी है ना, 5,000 से कम हो गई लाइबिलिटी, तो कम करेंगे तो हमारा गेन होएगा, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी 11,600 थी, उसमें अनवाइंडिंग किया 5% से, तो हमारा यहाँ पे 31 मार्च 15 की वैल्यू आ गई। उसमें हमने प्रोविजन कम कर दिया 5,000, तो हमारा यहाँ पे आ गया 7,180, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरिंग अमाउंट में से डेप्रिसिएशन 1 साल का कम किया, तो हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया 2015 का। 2015 में हमें फेयर वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो हमने एक तो ये कॉस्ट जो फेयर वैल्यू थी पीपी की वो बताई, वो ऐड की। उसमें क्या ऐड करना है, जितना प्रोविजन है ये वाला पीपी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग हमेशा याद रखना, ऐड करना रहता है, वो हमने ऐड किया, तो हमारा लॉस आया। जो लॉस आया वो हमें जितना प्रीवियसली हमने गेन बुक किया हुआ है वहां से एडजस्ट करना है। वो कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, कि ये पहले वाला गेन, उसके बाद जो हमारा अनवाइंडिंग में गेन आया वो गेन, उसमें से हमने जो लॉस आया वो माइनस किया, तो हमारा फाइनल अमाउंट आ गया। यहाँ तक का सम था। देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, आप एक दो बार उसको सॉल्व करोगे ना बिना देख के, सॉल्व हो जाएगा, एकदम बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट, वीडियो जैसे खत्म हो, क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, आप खुद से सॉल्व करो इसको 2 बार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे। छोटी छोटी चीजें कुछ कुछ है जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, वो मैंने रेड में लिखाई हुई है, राइट। ओके, so thank you so much for watching. Bye bye.
टेक केयर।